हेलो नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से विद्या जोन यूट्यूब चैनल पर। साथियों, जैसा कि आपको विदित होगा, अगर आप रेगुलर रूप से जुड़े हुए हैं तो हमने एक आरपीएससी ईओआरओ एग्ज़ाम को लेकर पार्ट बी के सिलेबस को लेकर एक टेस्ट सीरीज प्रारंभ की है, फ्री ऑफ कॉस्ट। एप्लीकेशन पर भी और टेलीग्राम पर भी इसका लिंक उपलब्ध करवाया जाता है। इसमें आपको कोई चार्ज नहीं देना होता है। अगर आपने अभी तक आज अपन क्या है, पहला टेस्ट यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। तो अगर आपने किसी ने भी इसका पहला टेस्ट का लाइव टेस्ट नहीं दिया है, प्रैक्टिस नहीं की है, तो अभी जाइए टेलीग्राम पर जाइए और हमारे ऐप पर जाइए, उसमें टेस्ट वाले ऑप्शन पे जाइए और वहाँ पर आपको ये टेस्ट है वो लाइव प्रैक्टिस करने के लिए अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। तो आप जाकर उसका फ़ायदा लीजिए, फिर इस वीडियो को देखिए। इससे आपको एनालिसिस हो जाएगा कि हमारी तैयारी कैसी है, कितने प्रश्न सही हुए हैं, कितने सही नहीं हुए हैं, कौन कौन से अटेम्प्ट नहीं हुए हैं। वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो आज अपन यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से टेस्ट फर्स्ट का जो है सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, आंसर की के रूप में आप इसको देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को। तो पहला प्रश्न आपके सामने है कि कौन सा कथन है वो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के संबंध में सत्य है। सत्य कथन पूछा गया है। तो पहला कथन है 11 दिसंबर 2009 को राज्यपाल द्वारा अनुमति दी गई, तो बिल्कुल गलत है। यहाँ पर होगा 11 सितंबर 2009। दिसंबर की जगह क्या होगा, सितंबर हो जाएगा। बाकी ये कथन सही है, डेट इसकी सही है। 11 सितंबर 2009 को उस समय राज्यपाल थे शैलेंद्र कुमार सिंह, उन्होंने इसकी अनुमति दी थी। हालांकि वो कार्यवाहक राज्यपाल थे, उन्होंने ये अनुमति दी थी। किस अधिनियम को? राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 को अनुमति दी थी। इस अधिनियम में कुल 21 अध्याय हैं, तो बिल्कुल गलत बात है। इस अधिनियम में टोटल क्या है, 17 अध्याय है। उसके बाद में इसमें लिखा है कि 344 धाराएं और 6 अनुसूचियां हैं, तो बिल्कुल सी कथन आपका राइट हो जाएगा। आंसर हो जाएगा कि इसमें कितनी धाराएं हैं, 344 धाराएं हैं, 6 इसमें अनुसूचियां हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस टेस्ट में कौन सा सिलेबस आएगा, कौन सा चैप्टर आएगा, क्या क्या पूछा जा रहा है, वो भी उस ऐप में आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम पर भी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपको देख लेना है। अब यहाँ पर देखिए आपके सामने है दूसरा प्रश्न। तो दूसरा और तीसरा प्रश्न आपके सामने, पहले दूसरे को करते हैं फिर तीसरे को करें। तो दूसरा प्रश्न है कि वर्तमान में नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम में मनोनीत पार्षदों की संख्या कितनी कितनी है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि मार्च 2021 में एक संशोधन विधेयक पारित किया था राजस्थान विधानसभा में, राजस्थान नगर पालिका संशोधन विधेयक 2021। उसके तहत क्या है कि ये संख्या जो है, नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम की जो संख्या है वो क्या कर दी गई है, बढ़ा दी गई है। और बढ़ाकर कितनी कितनी कर दी गई है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो नगर पालिका में तो कितनी कर दी है, 6 कर दी है। और नगर निगम में कितनी कर दी है, नगर निगम में कर दी सॉरी नगर परिषद में कितनी कर दी, 8 कर दी है। और नगर निगम में कितनी कर दी है, 12 कर दी है। नगर निगम में पहले 6 थी, अब उसको बढ़ाकर कितना कर दिया, 12 कर दिया। तो ये वर्तमान में आपको ध्यान में रखना है, 6, 8, 12 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। नगर पालिका में मनोनीत पार्षदों की संख्या 6 है, नगर परिषद में 8 है और नगर निगम में 12 है। अब देखिए तीसरे प्रश्न को, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। तो यहां पर आपको देखना है कि सही सुमेलित कौन सा नहीं। पहला है धारा 6। क्या है, धारा 6। तो धारा 6 में नगर पालिका की संरचना का उल्लेख है, बिल्कुल सही बात है। धारा 11 में नगर पालिका का निर्वाचन कैसे होगा, इस प्रकार से निर्वाचन के संबंध में उल्लेख किया गया है।
धारा 17 में जिला निर्वाचन अधिकारी के संबंध में उल्लेख किया गया है। ठीक है, इसमें कहा गया है कि राज्य के प्रत्येक जिले के लिए राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य सरकार के परामर्श अनुसार जो है जिला निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे। लेकिन यहाँ पर सी ऑप्शन है वो गलत है, सही सुमेलित नहीं है। धारा 16 है, उसमें किसका उल्लेख है? मुख्य निर्वाचन अधिकारी का उल्लेख है। इसका उल्लेख है मुख्य निर्वाचन अधिकारी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी का उल्लेख, जिसको आप कहते हैं सीईओ, उसका उल्लेख किया गया है। ये राज्य सरकार के परामर्श से राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त होता है मुख्य निर्वाचन अधिकारी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न आपके सामने है, देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है और अच्छी तरीके से डिजाइन किया हुआ प्रश्न है। तो देखिए जरा इसको। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो अधिनियम 2009 के संदर्भ में सत्य है। सत्य है, सत्य ध्यान रखना, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, यहां पर कहा गया है कि राज्य सरकार एक अधिसूचना जारी करके किसी भी क्षेत्र को नगर पालिका घोषित कर सकती है। और दूसरा कथन है, कोई भी नगर पालिका स्वयं के खर्चे पर सीमा चिन्ह स्थापित कर सकती है। कोई भी नगर पालिका स्वयं के खर्चे पर सीमा चिन्ह यानी कि नगर पालिका की बाउंड्री स्थापित कर सकती है। तो ये आपके है राजस्थान नगर पालिका अधिनियम है, उसकी धारा 3 के अनुसार, जिसमें क्या है, नगर पालिकाओं का परिसीमन। क्या लिखा गया उसमें? परिसीमन के बारे में लिखा गया, उल्लेख किया गया है। तो इसमें देखें तो आपके दोनों ही कथन क्या है, सही है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दोनों ही कथन सही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न देखिए, यहां पर है, ये पेज ब्रेक आ गया थोड़ा सा। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? फिर से सत्य कथन पूछा गया है। राज्य सरकार अधिसूचना जारी करके किसी भी ग्राम क्षेत्र को नगर पालिका में स्थानांतरित कर सकती है। क्या कर सकती है? स्थानांतरित कर सकती है। किसी भी ग्राम क्षेत्र को आपके नगर पालिका में स्थानांतरित कर सकती है। ये भी धारा 3 का ही प्रावधान है। इसका धारा 3 का ही प्रावधान है। अगला है, इस दौरान सभी अधिकार पंचायत के अधीन रहेंगे। इस दौरान सभी अधिकार है वो पंचायत के अधीन नहीं रहेंगे। पंचायत के सभी अधिकार है वो समाप्त हो जाएंगे। पंचायत के सभी अधिकार है वो क्या हो जाएंगे? समाप्त हो जाएंगे। तो ये कथन आपके गलत है, ये तो सही है। अगला है कि नए चुनाव तक पंच सरपंच नगर पालिका के अतिरिक्त सदस्य माने जाएंगे। नए चुनाव तक पंच सरपंच नगर पालिका के अतिरिक्त सदस्य माने जाएंगे, बिल्कुल सही कथन है। तो यहां पर असत्य पूछना चाहिए था। क्या पूछना चाहिए था? असत्य। ये प्रिंट में गड़बड़ है, असत्य पूछा जाएगा। असत्य एक भी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ग्राम क्षेत्र की सभी संपत्तियां नगर पालिका को हस्तांतरित हो जाएगी। ग्राम क्षेत्र की जितनी भी संपत्तियां होगी वो किसको हस्तांतरित हो जाएगी? नगर पालिका को। तो बाकी तो सभी कथन सही है, एक बी ऑप्शन है वो कथन असत्य है। तो यहां पर प्रश्न में पूछना असत्य चाहिए था, सत्य नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये धारा 3 के ही सारे प्रावधान हैं, 4 और 5 में दिए गए हैं वो। नेक्स्ट 6th क्वेश्चन देखिए। छठा और सातवां दोनों ही शो कर रहे होंगे आपको। पहले छठा प्रश्न करते हैं, फिर सातवां करेंगे। छठा प्रश्न है, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि आपको असत्य देखना है। इसमें कहा गया है कि नगर पालिका की सदस्य संख्या राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाएगी। राज्य संख्या है वो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाएगी। और नगर पालिका की सदस्य संख्या है वो 12 से कम नहीं होगी। तो 12 नहीं, यहां पर कितना आएगा? 13। 13 से कम नहीं होगी। राज्य सरकार जितनी भी सदस्य संख्या निर्धारित करेगी
कर सकती हैं, लेकिन वो कम से कम कितनी होगी? 13 होगी। तो ये कथन सही नहीं है। ठीक है। अगला है, राज्य सरकार नगर पालिका का ज्ञान रखने वाले 3 व्यक्ति या निर्वाचित व्यक्ति की संख्या का 10%। 3 व्यक्ति या निर्वाचित व्यक्ति की संख्या का 10% जो भी कम होगा को मनोनीत करेगी। सही बात है। पहला कथन सही है, दूसरा गलत हो गया, तीसरा भी सही है और चौथा वैसे भी कुछ नहीं है। तो इस प्रकार से आपको हल करना है पेपर। ठीक है, आप 7th प्रश्न को देखिए। मैं थोड़ा पानी पी लेता हूं। 7th प्रश्न क्या कह रहा है कि सही कथनों की पहचान आपको करनी। कैसे कथनों की? सही कथनों की पहचान करनी। इसमें लिखा हुआ है कि नगर पालिका की कुल सीटों की संख्या का 50% महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। कितना प्रतिशत? कुल सीटों का 50% है महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। बिल्कुल सही बात है। और ये आपके किसका है? ये धारा 6 के प्रावधान है। ये धारा 6 के प्रावधान है। और अभी जो अपन ने पिछला प्रश्न किया है सदस्य निर्धारण वाला, वो भी धारा 6 के प्रावधान है। प्रश्न संख्या 6 में भी दिए गए धारा 6 के प्रावधान है। ठीक है। ये नगर पालिका की संरचना के बारे में उल्लेख करती है धारा 6। मनोनीत सदस्यों को मतदान का अधिकार नहीं है। बिल्कुल सही बात है। मनोनीत सदस्य जो भी होंगे उनको मतदान का अधिकार नहीं होगा। लोकसभा के सदस्य, विधानसभा के सदस्य, वो बोर्ड की बैठक में मतदान कर सकते हैं, लेकिन मनोनीत सदस्य मतदान अधिकार नहीं होगा। नेक्स्ट है उपयुक्त दोनों। फिर है संबंधित क्षेत्र का लोकसभा सदस्य नगर पालिका बोर्ड, नगर परिषद और नगर निगम में प्रतिनिधित्व होगा। बिल्कुल नहीं। इसमें इसका जो है नगर परिषद और नगर निगम में ही होगा, नगर पालिका बोर्ड यहां पर नहीं आएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। कौन सा आंसर हो जाएगा? सी ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर होगा। एक मिनट। दूसरा कथन है मनोनीत सदस्यों को मतदान का अधिकार नहीं है। मनोनीत सदस्यों को मतदान का अधिकार नहीं है। और इसने क्या पूछा है? सही कथन पूछा है। नगर पालिका की कुल सीटों की संख्या का 50% महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। तो ये भी तो सही है, कुल सीटों का 50% महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। ये भी सही है और ये भी सही है। दोनों ही सही है। कथन दोनों ही सही है। बिल्कुल सी ऑप्शन ही होगा आंसर। सही है, सी ऑप्शन आंसर होगा। ठीक है, 7th में सी ही होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 8वां प्रश्न। बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए यहां पर 8वां प्रश्न क्या कह रहा है कि अनुसूचित जाति और जनजाति की आरक्षित सीटों का निर्धारण उनकी जनसंख्या के अनुपात में होगा। बिल्कुल सही बात है। किसके अनुपात में होगा? उनकी जनसंख्या के अनुपात में होगा। अनुसूचित जाति और जनजाति की जो सीटें हैं, आरक्षित सीटें हैं, उनका निर्धारण जनसंख्या के अनुपात में होगा। पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित स्थान 29% से अधिक नहीं होगा। तो ये गलत है। पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित स्थान है वो 21 से अधिक नहीं होगा। इससे अधिक 21% से अधिक नहीं होगा। तो यहां पर केवल एक कथन है वो सही है। एक कथन, केवल कथन फर्स्ट है वही सही है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 9th प्रश्न की बात करते हैं। 9वें प्रश्न में देखिए, किसी भी क्षेत्र को नई नगरपालिका घोषित किए जाने के कितनी समय अवधि के भीतर सदस्यों का निर्वाचन करवाया जाना आवश्यक है? कितनी समय अवधि के भीतर किसी भी नई नगरपालिका लिए आपको ध्यान रखना है कि 6 महीनों के भीतर चुनाव करवाया जाता है। कितने?
6 माह के भीतर चुनाव करवाया जाता है। ठीक बात, आगे बढ़ते हैं। ये आपके धारा 11 के अंदर प्रावधान किया गया है। इसके अंदर है धारा 11 के अंदर, ध्यान रखना। नगर पालिका के लिए निर्वाचन का उल्लेख कहाँ किया गया है, तो वो धारा 11 में। नेक्स्ट है राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की विभिन्न धाराओं के संदर्भ में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो यहां पर आपको ध्यान में रखना कौन सा सही सुमेलित नहीं है। पहला है धारा 21 सदस्य होने के लिए अर्हताएं, तो बिल्कुल सही है। धारा 22 है एक से अधिक वार्ड के लिए निर्वाचन लड़ने पर प्रतिबंध, तो ये भी सही है। धारा 23 में सदस्यों के लिए निरर्हताएं, तो ये गलत है। धारा 23 में सदस्यों के लिए निरर्हताएं नहीं है। धारा 23 में है ध्वनि विस्तारकों का, ये गलत है। यहां पर क्या है, ध्वनि विस्तारकों पर प्रतिबंध, जो ध्वनि प्रदूषण पैदा करते हैं उन पर प्रतिबंध का उल्लेख है धारा 23 में, तो ये सुमेलित नहीं है। और सदस्यों के लिए अयोग्यताएं या निरर्हताएं, ये आपके किस में उल्लेखित है, धारा 24 में उल्लेखित है। धारा 25 में मतदान का अधिकार है, बिल्कुल सही है। ये किस में है, ये धारा 24 में। ठीक है, तो यहां पर आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 11वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। इसमें भी क्या है, धारा 7, 37, 38 और 49 के बारे में है। तो यहां पर अगर बात करें तो धारा 7 में नगर पालिका की पदावधि का उल्लेख है। धारा 37 में पद की शपथ का उल्लेख है। धारा 38 में त्याग पत्र किसको कौन देगा उल्लेख है। और धारा 49 में है वो है, ये अध्यक्ष उपाध्यक्ष के कार्य नहीं है। अध्यक्ष उपाध्यक्ष के कार्य तो धारा 48 में है। किसमें, धारा 48 में। धारा 49 में क्या लिखा गया है, अभिलेखों का अभिरक्षण, अभिलेखों की अभिरक्षा, अभिलेखों की अभिरक्षा का उल्लेख यहाँ पर मुख्य नगरपालिका अधिकारी की शक्तियों का उल्लेख यहाँ पर किया गया है धारा 49 में। ठीक है, तो यहाँ पर आपके असुमेलित कौन सा है, डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 14 के अनुसार कोई भी व्यक्ति वार्ड की निर्वाचक नामावली में पंजीकरण के लिए अयोग्य होगा। धारा 14 में किसका उल्लेख है, निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रेशन के लिए क्या क्या आपके अयोग्यताएं होती हैं उसका उल्लेख है। यदि वे भारत का नागरिक है तो वो अयोग्य नहीं होगा। ठीक है, वो तो योग्य होगा। सक्षम न्यायालय द्वारा विकृत चित्त घोषित किया गया है तो वो अयोग्य होगा। भ्रष्ट आचरण कानून के तहत अयोग्य घोषित है तो भी अयोग्य होगा। तो यहाँ पर विकृत चित्त का मतलब होता है पागल। क्या मतलब होता है, पागल। पागल है या भ्रष्ट आचरण कानून के तहत अयोग्य है तो वो पंजीकरण योग्य नहीं होगा। तो डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। बी और सी दोनों सही है। अब देखिए 13वां प्रश्न आपके सामने है। यदि कोई व्यक्ति मतदाता सूची में पंजीकृत करते समय गलत सूचना देता है तो उसे धारा 15 के तहत क्या सजा दी जा सकती है। धारा 15 में किसका उल्लेख है, झूठी घोषणा के संबंध में उल्लेख है, मिथ्या घोषणा के संबंध में उल्लेख किया गया है। तो यहाँ पर 1 साल का कारावास यहाँ पर हो सकता है और 2,000 रुपए से 5,000 रुपए ऐसा जुर्माना लगाया जाएगा, जो कम से कम कितना होगा, 2,000 रुपए और अधिकतम 5,000 रुपए होगा, या फिर दोनों ही ये हो सकता है। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 14वां कि राज्य सरकार किसी भी सदस्य को नगरपालिका की लगातार कितनी साधारण बैठक में अनुपस्थित रहने पर हटा सकती है। सदस्य को हटाया जाना,
तो ये किस में उल्लेखित हैं? तो ये धारा 39 में उल्लेखित हैं, 39 में, सेक्शन 39 में उल्लेख है सदस्य को हटाया जाना। तो कब हटाया जा सकता है? जब वो क्या हो, 3 बार से अधिक साधारण बैठकों में बिना सूचना के, बिना अनुमति के 3 बार से ज्यादा क्या रह जाए, अनुपस्थित रह जाए, तो वो क्या है, सदस्य को नगर पालिका हटा सकती है, धारा 39 के तहत। ठीक है। इसमें और भी उल्लेख है, निर्धारित समय पर शपथ नहीं लेने पर, अयोग्य घोषित हो जाने पर, कर्तव्य के पालन में जानबूझकर उपेक्षा करना, कदाचार आचरण पर दोषी, पद का दुरुपयोग करने पर, ये सारी बातें वहां पर लागू होती है। अब देखिए सवाल नंबर 15। सवाल नंबर 15 में है कि कोई व्यक्ति नगर पालिका का सदस्य चुने जाने के लिए अयोग्य नहीं होगा यदि वह 5 वर्ष या उससे अधिक के कारावास से दंडित अपराध के लिए विचाराधीन हो, तो अयोग्य होगा। खाद्य अपमिश्रण निवारण 1954 के दोषी हो तो भी अयोग्य होगा। नगर पालिका में लाभ का पद धारण करता है तो भी योग्य नहीं है। और नगर पालिका द्वारा खरीदी जाने वाली संपत्ति में यदि हित रखता हो तो उसका कोई प्रभाव वहां पर नहीं पड़ेगा, है ना। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, उसका यहाँ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। संपत्ति में अगर नगर पालिका द्वारा खरीदी जाने वाली संपत्ति में तो वे अयोग्य नहीं होता है। समाचार पत्र में कोई हिस्सा या हित रखता हो तो भी अयोग्य नहीं होता है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और ये अयोग्य नहीं होगा, ये किस में उल्लेखित है? धारा 24 में उल्लेखित है। किसमें? धारा 24 में सदस्यों के लिए साधारण अयोग्यताएं, धारा 24 के अंदर है। 24। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 16वां प्रश्न है, आपको असत्य कथनों का चयन करना है, असत्य का। ठीक है। तो किसी सदस्य द्वारा कार्यपालिका मजिस्ट्रेट से सत्यापित लिखित त्याग पत्र अध्यक्ष को सौंपा जाएगा। ठीक है। किसको सौंपा जाएगा? अध्यक्ष को सौंपा जाएगा। फिर है कि त्याग पत्र नोटिस की असत्य पूछा है ना, नोटिस की तारीख से 15 दिन की समाप्ति के पश्चात या अध्यक्ष द्वारा त्याग पत्र स्वीकार की तारीख जो भी पहले हो से प्रभावी होगा। तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। त्याग पत्र का उल्लेख किसमें है? सबसे पहले धारा 38 में त्याग पत्र, धारा 38 में किसका उल्लेख है? त्याग पत्र के संबंध में उल्लेख किया गया है कि सदस्य है वो कार्यपालिका मजिस्ट्रेट से सत्यापित लिखित त्याग पत्र अध्यक्ष को सौंपा जाएगा सदस्य द्वारा। और त्याग पत्र नोटिस की तारीख से 30 दिन नहीं है, 15 दिन है। 15 दिन की समाप्ति के पश्चात अध्यक्ष द्वारा त्याग पत्र स्वीकार तारीख जो भी पहले होगी वहां से प्रभावी माना जाएगा इस्तीफा। तो केवल कथन 2 है वो असत्य है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 17वां प्रश्न है आपके सामने, यदि कोई संसद, राज्य विधानमंडल या पंचायत राज संस्था का सदस्य नगर पालिका का सदस्य चुन लिया जाता है तो कितने दिवस के भीतर संसद या विधायक या पंचायती राज संस्था का सदस्य पद से इस्तीफा देना होगा? यानी कि यदि कोई संसद का सदस्य है, राज्य विधानमंडल का सदस्य है या पंचायती राज संस्था में किसी भी स्तर का सदस्य है, तो वो अगर नगर पालिका का सदस्य चुन लिया जाता है तो उसको कितने दिनों के अंदर अंदर इस्तीफा देना होगा, अन्यथा वो क्या हो जाएगा, आपके उसकी नगर पालिका सदस्यता है वो खत्म हो जाएगी, है ना। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो ये कितने दिनों के अंदर? तो 14 दिन के अंदर अंदर इसको इस्तीफा देना होता है। और ये जो पूरा लिखा गया प्रश्न ये कहां पर उल्लेखित है? तो ये धारा 42 में उल्लेखित है। कहां पर? धारा 42 में। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी सदस्य को कार्य में लापरवाही, कदाचार आदि का दोषी पाए जाने कितने वर्ष के लिए निर्वाचन हेतु अयोग्य घोषित किया जा सकता है? किसी सदस्य कार्य में लापरवाही, कदाचार आदि का दोषी पाए जाने पर कितने वर्ष के लिए? तो ये आपके धारा 41 के अनुसार
6 वर्ष के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। यहाँ पर धारा कौन सी लागू होगी? धारा 41 के प्रावधान लागू होंगे। और ये धारा 41 में किसके बारे में लिखा गया है? धारा 39 के अधीन हटाए गए सदस्यों के बारे में ही लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपके सामने है कि राज्य सरकार किसी नगर पालिका के सदस्य को किस कारण या किन कारणों के आधार पर नहीं हटा सकती है। निर्धारित समय पर शपथ, अभी मैंने हटाए जाने सदस्यों के हटाए जाने का उल्लेख आपको बताया था कि सदस्यों के हटाए जाने का उल्लेख धारा 39 में किया गया है ना? इसमें किया गया है, धारा 39 में किया गया है धारा सदस्यों को हटाए जाने का उल्लेख। और इसमें निर्धारित समय पर शपथ नहीं लेने पर भी हटाया जा सकता है, अयोग्य घोषित होने पर भी हटाया जा सकता है, पद का दुरुपयोग करने पर भी हटाया जा सकता है, लेकिन अपने कर्तव्यों का उचित ढंग से पालन करने पर कोई नहीं हटाएगा। डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। ठीक है। 20वां प्रश्न देखिए कि कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा सही नहीं है? प्रत्येक अध्यक्ष और सदस्य नगरपालिका की पहली बैठक के 1 महीने के भीतर शपथ लेंगे। अब ये शपथ से संबंधित है। प्रत्येक अध्यक्ष और सदस्य नगरपालिका की पहली बैठक के 1 महीने के भीतर शपथ लेंगे, बिल्कुल सही बात है। प्रत्येक अध्यक्ष और सदस्य निर्वाचित होने के 1 महीने के भीतर शपथ लेंगे। निर्वाचित होने के 1 माह के भीतर शपथ लेंगे। तीसरा है कि यदि कोई सदस्य उपचुनाव से निर्वाचित होता है तो चुनाव की तारीख से 1 माह में शपथ लेगा, बिल्कुल ठीक है। एक कथन और बच रहा है इसमें, डी। यदि कोई सदस्य मनोनीत होता है तो मनोनयन की तारीख से 1 माह के भीतर शपथ लेगा। तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है कौन सा होगा, तो बिल्कुल बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अध्यक्ष और सदस्य निर्वाचित होने की 1 महीने के भीतर शपथ लेंगे नहीं, अध्यक्ष और सदस्य नगर पालिका की पहली बैठक के 1 महीने के भीतर शपथ लेंगे। पहली बैठक होती है उस दिन से लेकर 1 महीने के अंदर अंदर शपथ ले लेनी है। निर्वाचित होने के 1 महीने के भीतर शपथ कोई प्रावधान ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये शपथ का प्रावधान हो गया। ठीक है। पद की शपथ अभी अपन ने पढ़ी थी धारा 37, पीछे अपन ने बात की थी। धारा 37 के अंदर पद की शपथ का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है 21वां कि कौन सा कथन है वो धारा 43 के संदर्भ में सही है। धारा 43 में क्या है कि प्रत्येक नगर पालिका में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होगा। ठीक है, यही आपके धारा 43 में उल्लेखित है। तो इसमें कहा गया है कि प्रत्येक नगर निगम के लिए एक महापौर और एक उप महापौर होगा, बिल्कुल सही है। प्रत्येक नगर पालिका बोर्ड के लिए एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होगा, ठीक है। अध्यक्ष या उपाध्यक्ष 1 माह से अधिक बिना अनुमति उपस्थित रह सकता है, तो बिल्कुल गलत है। बिना अनुमति उपस्थित नहीं रह सकता है। 1 महीने से ज्यादा बिना अनुमति उपस्थित नहीं रह सकता है। अगर 1 महीने से ज्यादा ये अनुपस्थित रहता है तो उसको पद से हटा दिया जाएगा। ये धारा 43 में धारा 43 में ये प्रावधान किए गए हैं। 6 माह से अधिक की कालावधि के लिए छुट्टी मंजूर नहीं की जाएगी। तो बाकी सब सही है। सी ऑप्शन है वो गलत है। इसमें प्रश्न है तो पूछा गया सही है। कौन सा कथन धारा 43 के संदर्भ में सही है? अध्यक्ष या उपाध्यक्ष 1 माह से अधिक बिना अनुमति उपस्थित रह सकता है, तो अनुपस्थित नहीं रह सकता भाई। प्रश्न में बहुत टाइपिंग मिस्टेक है। यहाँ पर इसको सही करना पड़ेगा। यहाँ पर आएगा सही नहीं है। कौन सा कथन है सही नहीं है? ठीक है, ये प्रश्न टाइपिंग के कारण रह जाता है।
नेक्स्ट प्रश्न देखिए, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार राज्य सरकार अध्यक्ष उपाध्यक्ष के निर्वाचन की अवधि को कितने महीने तक बढ़ा सकती है? कितने महीने तक बढ़ा सकती हैं? तो ये आपके राजस्थान सरकार है, या सॉरी राज्य सरकार कोई से भी राज्य की हो, अपनी राजस्थान की पढ़ रहे हैं तो राजस्थान सरकार ही है। अध्यक्ष उपाध्यक्ष के निर्वाचन की अवधि है उसको 3 महीने तक ये बढ़ा सकती है। ठीक है, ये ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम के तहत कोई निर्वाचक अधिकारी निर्वाचक नामावली के संबंधित कर्तव्य में लापरवाही का दोषी पाया जाता है तो उसे क्या सजा का प्रावधान है? उसे किस प्रकार की सजा दी जाएगी? निर्वाचक नामावली तैयारी करने आदि का उल्लेख कहां पर है? तो इसका उल्लेख है धारा 20 में। कहां पर है? धारा 20 में इसका उल्लेख किया गया है और उसमें जुर्माने का भी बताया गया है कि उसे 3 महीने से लेकर अधिकतम 2 वर्ष तक का कारावास हो सकता है, 1000 रुपए से लेकर 2000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है, या फिर दोनों हो सकते हैं। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। कोई भी निर्वाचक अधिकारी है वो अपने कर्तव्यों में लापरवाही बरतता है तो उसके अंतर्गत ये जुर्माना लगाया जाएगा धारा 20 के तहत। धारा 31 के तहत दायर याचिका पर जिला न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ कितने दिनों के भीतर उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है? निर्वाचन याचिका का उल्लेख कहां पर है? तो निर्वाचन याचिका की बात करें तो धारा 31 में है, और धारा 31 के तहत अगर कोई याचिका दायर की जाती है तो उसमें जो अपील जिलाधीश के आदेशों से अपील है वो धारा 32 में है। अपील किस में है? अपील का अधिकार है वो धारा 32 में है। अपील का उल्लेख धारा 32 में है। तो धारा 32 के तहत जो है 30 दिनों के भीतर आपकी अपील यहां पर की जा सकती है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 30 दिनों के भीतर अपील की जा सकती है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा सत्य नहीं है? अध्यक्ष उपाध्यक्ष के निर्वाचन को चुनाव याचिका के माध्यम से चुनौती दी जा सकती है। बिल्कुल, ये चुनाव याचिका केवल जिला न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत की जा सकती है। ठीक है, पराजित जिसका नामांकन रद्द हो गया है वो 1000 रुपये फीस देकर याचिका दायर की जा सकती है। तो सत्य नहीं पूछा है तो ये तो सारे सत्य हैं, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की किस धारा के अंतर्गत मुख्य नगरपालिका अधिकारी की शक्तियां और कर्तव्यों और कार्यों का उल्लेख? कर्तव्यों और कार्यों का उल्लेख किस धारा में किया गया है? तो मुख्य नगरपालिका कर्तव्यों और कार्यों का उल्लेख है वो धारा 45 में ही किया गया है। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अन्य और धारा 46 में क्या है? अन्य नगरपालिका कर्तव्यों का उल्लेख है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना, धारा 45 में। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 46 के तहत किन कार्यों का उल्लेख नहीं किया गया है?
तो इसमें पर्यावरण संरक्षण का है, लोक कल्याण का है, सामुदायिक संबंधों के क्षेत्र में है, सारे ही उल्लेखित हैं। डी ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। 28वां प्रश्न आपके सामने है, नगर पालिका में कौन नगर पालिका अभिलेखों की अभिरक्षा और रख रखाव के लिए जिम्मेदार होता है? तो ये जिम्मेदार होता है मुख्य नगर पालिका अधिकारी। ये अपन ने अभी बात की थी, ये अभी मैंने आपको बताया था कि जो है अभिलेखों के संरक्षण के लिए कौन उत्तरदायी है। तो अभिलेखों के संरक्षण के लिए कौन उत्तरदायी है? मुख्य नगर पालिका अधिकारी, धारा 49 के तहत। यदि नगर पालिका का विघटित कर दिया जाए तो निष्क्रिय हो जाए तो नई नगर पालिका या सरकार द्वारा इस संबंध में नियुक्त अधिकारी को कार्यभार सौंपा जाएगा तो वह अधिकारी कितने दिन तक कार्यभार संभालेगा? कितने दिन तक कार्यभार संभालेगा? तो वो अधिकतम आपके 60 दिन तक कार्यभार यानी कि 2 महीने तक कार्यभार संभालेगा। ठीक है, उससे ज्यादा नहीं संभालेगा। नेक्स्ट है कि कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के कार्य धारा 48 में बिल्कुल ठीक है। धारा 39 में सदस्यों को हटाया जाना। धारा 28 में वार्डों का विभाजन नहीं है। धारा 38 में सदस्य का त्याग पत्र है, बिल्कुल सही है। धारा 28 वाला जो है ऑप्शन है सी ऑप्शन, ये बिल्कुल आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपके सामने है कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की तहत वार्डों का संख्यांकन नगरपालिका के स्थानीय क्षेत्र के किस क्षेत्र से शुरू होगा? वार्डों का संख्यांकन है वो किधर से शुरू होगा? तो ये आपको ध्यान में रखना, उत्तर पश्चिम क्षेत्र से ये शुरू होगा। कहां से? उत्तर पश्चिम से शुरू होगा। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नगर पालिका के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये अभी अपन ने थोड़ी देर पहले बात की थी। इसके द्वारा राज्य सरकार के परामर्श पर राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्ति की जाती है। राज्य सरकार किसी नगर पालिका विशेष के लिए सीटें आरक्षित कर सकती है जहां कितने वर्ष की आयु का व्यक्ति ही चुनाव लड़ सकता है? तो इसके संबंध में उल्लेख किया गया है आपके किसमें? तो इसके संबंध में उल्लेख किया गया धारा आपके, इसको क्या कहते हैं, 21 क में। धारा 21 क में इसका उल्लेख किया गया है और इसके लिए उम्र निर्धारित की गई है 21 वर्ष से 35 वर्ष तक। इसके बीच के व्यक्ति ही चुनाव लड़ सकते हैं विशेष सीटों पर। 34वां प्रश्न है, कोई व्यक्ति नगरपालिका का सदस्य चुने जाने के लिए अयोग्य कब होगा? यदि वह राज्य विधानसभा निर्वाचन हेतु अयोग्य ठहरा गया हो, वो दिवालिया घोषित हो, कोई व्यक्ति समाचार पत्रों में हिस्सा या हित रखता हो जहां नगरपालिका अपने विज्ञापन प्रकाशित करती हो। तो इसमें आपके कौन सा बिल्कुल सही होगा? तो जो तीसरा कथन है ना, इसमें जो सदस्य है वो अयोग्य नहीं होता है, सिर्फ पहले और दूसरे में ही अयोग्य होता है। तो केवल 1 और 2 सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की किस धारा उपधारा के तहत कतिपय स्थानों पर निर्वाचन के लिए विशेष अर्हताओं का उल्लेख है? तो धारा 21 के में उल्लेखित है विशेष अर्हताएं। ठीक है, ध्यान रखना, अभी अब मैंने आपको बताया था। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की किस धारा के अंतर्गत भ्रष्ट आचरण को परिभाषित किया गया है? तो भ्रष्ट आचरण को किसके अंतर्गत परिभाषित किया गया है? तो धारा 29 के अंतर्गत है भ्रष्ट आचरण। भ्रष्ट आचरण को परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट है, राजस्थान जो नगरपालिका है उसके संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का चयन कीजिए। नगरपालिका अध्यक्ष है उपाध्यक्ष को त्याग पत्र नहीं दे सकता है। अध्यक्ष है उपाध्यक्ष को नहीं दे सकता है। उपाध्यक्ष है वो अध्यक्ष को लिखित नोटिस देकर त्याग पत्र दे सकता है। त्याग पत्र 15 दिन या मंजूरी जो भी पहले हो त्याग पत्र है वो 15 दिन नहीं, यहाँ पर कितने दिन होगा? 30 दिन होगा। 30 दिन जो भी पहले हो से प्रभावी होगा। अध्यक्ष उपाध्यक्ष के नाम राजपत्र में प्रकाशित होंगे। तो अध्यक्ष उपाध्यक्ष के नाम राजपत्र में प्रकाशित
होंगे, ये बिल्कुल सही कथन है। और उपाध्यक्ष है, वो अध्यक्ष को लिखित नोटिस देकर अपने पद से त्याग पत्र दे सकता, तो ये तो कथन 2 सही हो गए। यहां पर करना पड़ेगा, अध्यक्ष उपाध्यक्ष के नाम राजपत्र में प्रकाशित नहीं होंगे। प्रकाशित होंगे की जगह करने पड़ेगा नहीं होंगे, तब जाकर बी ऑप्शन बनेगा। सही कथन, सही कथन ये एक ही हुआ, बी वाला। नेक्स्ट देखिए, बहुत मिस प्रिंटिंग है, इसको सुधार करना पड़ेगा। हालांकि 2-3 प्रश्नों में आई है। कौन सा युग्म असंगत है? धारा 26 में किसका उल्लेख है? धारा 26 में, तो धारा 26 में आकस्मिक रिक्तियों का उल्लेख नहीं है। धारा 25 में मतदान का अधिकार है। धारा 23 में चुनाव प्रचार सामग्री के उपयोग पर प्रतिबंध का उल्लेख है। धारा 4 में नगर पालिका बोर्ड को अधिनियम लागू करने के नियमों में छूट का उल्लेख है। किसका उल्लेख है? छूट का उल्लेख है। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। लास्ट के 2 प्रश्न हैं। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की किस धारा में मुख्य नगर पालिका अधिकारी की शक्तियों और कर्तव्यों का उल्लेख है? तो धारा 49 में है। इसमें है धारा 49 में, जिसमें अभिलेखों की अभिरक्षा भी है, और उसके अलावा मुख्य नगर पालिका अधिकारी की जो भी शक्तियां और कर्तव्य सारे के सारे कहाँ पर उल्लेखित हैं? 49 में। कौन सा कार्य नगर पालिका उपाध्यक्ष का है? नियमित बैठकें आयोजित करना, सभी बैठकों को अध्यक्षता करना। तो अध्यक्षता करना तो अध्यक्ष का हो गया। नगर पालिका का वित्तीय और कार्यपालिक प्रशासन पर निगरानी रखना, ये भी नहीं है। और अध्यक्ष की अनुपस्थिति में सही नहीं, सभी बैठकों की अध्यक्षता करना, तो बिल्कुल ये अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष करेगा। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो साथियों, ये था आपके ईओआरओ का पार्ट बी का टेस्ट फर्स्ट। अगर आपको कुछ भी चीज़ें अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, ताकि और भी अच्छा कंटेंट आपके लिए लेकर आ सके। इसके नोट्स भी अवेलेबल हैं ऐप में, और बाकी सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम पर सूचना मिलती रहेगी। नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए वहाँ पर। ये लिंक आपके सामने और स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा है, और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।